नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 11 के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। सीधी सी बात है कि भू आकृतिक प्रक्रिया यानी भू आकृतियों के निर्माण के लिए भू आकृतिक प्रक्रिया क्या होगी कि जो भू आकृतियां है उनके निर्माण के लिए जो पृथ्वी के आंतरिक और पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में जो बल लगते हैं उन बलों से पृथ्वी के धरातलीय प्रतीक में जो आकृतियां बनती है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप जो भी बनती है, उन सभी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? उन आकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया को हम भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में पहले पढ़ लिया है। अब भू आकृतिक प्रक्रियाओं में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, एक तो आंतरिक यानी अंतर्जात और एक बाहरी यानी बहिर्जात। ये दो प्रक्रियाएं क्या करती है? हमारी पृथ्वी के भाग पर स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ये जो है जो आंतरिक प्रक्रिया है ये तीव्रतम निर्माण और विखंडन करती है। ये क्या करती है? ये उचावची प्रतिरूप का निर्माण करती है। ये उनको समतल करने का काम करती है। कौन सी? बाहरी उनको समतल करने का काम करती है। आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। हमने ज्वालामुखी और भूकंप दोनों क्रियाएं पढ़ा दी है। ज्वालामुखी क्या होता है, भूकंप क्या होता है, कौन कौन सी तरंगें होती है भूकंप की, ज्वालामुखी किस कारण से आता है, कौन कौन से निर्माण करता है, ये सारी क्रियाएं हमने पिछले लेसन के माध्यम से पढ़ा दी है। आज हम बाहरी यानी बहिर्जात जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाओं में बहिर्जात प्रक्रियाएं बहिर्जात नाम ही है कि बाहरी बलों से उत्पन्न ऐसी प्रक्रियाएं जो भू आकृतियों का निर्माण करती है उनको हम बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। फिर देखते हैं कि इन प्रक्रिया को बल कहां से मिलेगा। तो इनको बल मिलता है सूर्य ऊर्जा से। पहला जो है किससे मिलता है? सूर्य ऊर्जा से। और दूसरे बल की बात करूं तो इनको विवर्तनी घटनाएं हैं, जो आंतरिक जो बल है उनके कारण जो उत्पन्न घटनाएं हैं वो कौन सी है? विवर्तनी यानी टेक्टोनिक हलचलें, प्लेट विवर्तनी जो हमने पढ़ा था वो टेक्टोनिक हलचलें, विवर्तनिकी हलचलें। ये विवर्तनिकी जो हलचलें थी, इन विवर्तनिकी हलचलों के कारण जो ढाल प्रवणता या जो इनके कारण जो प्रवणता बनती है, प्रवणता का मतलब है ढाल प्रवणता जो बनती है, इस ढाल प्रवणता से जो बल हमें मिलता है वो इन प्रक्रियाओं के निर्माण में सहायक होता है। पहले तो बल किससे मिला? सूर्य ऊर्जा से। दूसरा बल हमें किससे मिला? जो विवर्तनिक हलचलें हैं इनसे उत्पन्न जो प्रवणता है, क्योंकि विवर्तनिक हलचलों से आपके पर्वत, पठार, मैदान ये बनते हैं और उनसे जो प्रवणता है ढाल की, वो ढाल प्रवणता इन प्रक्रियाओं में क्या है? एक बल का कार्य करती है। तो प्रश्न आ जाए कि बहिर्जात बलों में या बहिर्जात प्रक्रियाओं में मुख्य बल कहां से मिला? तो सूर्य ऊर्जा से मिला और विवर्तनिक हलचलों से मिला। सूर्य ऊर्जा से कैसे मिला? कि सूर्य ऊर्जा से चट्टानें हैं वो ताप पाकर फैलती है, सिकुड़ती है। इसके कारण हमें क्या है? बल मिलता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं उन बहिर्जात प्रक्रियाओं को हम एक साधारण शब्द अनाच्छादन की क्रियाओं में अनाच्छादन, कौन सी क्रियाएं? अनाच्छादन प्रक्रियाओं के अंतर्गत जानते हैं।
अनाच्छादन प्रक्रियाओं के अंतर्गत जानते हैं किसको, बहिर्जात प्रक्रिया को। तो बहिर्जात प्रक्रियाओं के लिए हम एक शब्द अनाच्छादन प्रक्रिया, इसका भी हम उपयोग करते हैं। अब अनाच्छादन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, तो अनाच्छादन प्रक्रिया का मतलब होता है आवरण हटाना, आवरण हटाना या निरावर्त करना, आवरण हटाना या निरावर्त करना। अब किसका आवरण हटाएंगे, किसको निरावर्त करेंगे, तो हमारी जो चट्टाने हैं, जो आकृतियां भू आकृतियां बनी हैं, इन्हीं भू आकृतियों के ऊपरी भाग या इन भू आकृतियों में क्रमशः क्या करेंगे, विखंडन करेंगे और इनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये तोड़ने की प्रक्रिया, ये आवरण हटाने की प्रक्रिया, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, अनाच्छादन की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, अनाच्छादन की प्रक्रिया कहलाती है। अब आपके प्रश्न आता है कि अनाच्छादन की प्रक्रियाओं में कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, तो अनाच्छादन की प्रक्रियाओं में कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, तो सामान्यतः अनाच्छादन की प्रक्रियाओं में आपके अनाच्छादन की जो प्रक्रियाएं हैं इनमें कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, तो अपक्षय, बृहद क्षरण, अपर्दन या परिवहन, ये मुख्य प्रक्रियाएं अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। यानी अनाच्छादन करने के लिए, यानी आवरण हटाने के लिए, या किसी जो अपने निर्मित स्थलाकृति को निरावर्त करने के लिए ये तीन प्रक्रियाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। एक अपक्षय है, एक बृहद क्षरण है और एक आपके अपर्दन है। अब इन प्रक्रियाओं में कौन कौन से प्रेरक बल उत्तरदायी है, कौन कौन से प्रेरक बल उत्तरदायी है, तो इन प्रक्रियाओं में अपक्षय में देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। कौन सा बल उत्तरदायी है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है, जो ढाल के अनुरूप कार्य करता है। किसके अनुरूप कार्य करता है, ढाल के अनुरूप कार्य करता है। समझना, गुरुत्वाकर्षण बल है, ढाल के अनुरूप कोई विखंडन हुआ तो ये ढाल के अनुरूप पदार्थ है, टूट करके नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अब इस ढाल पे मान लो ये पदार्थ है और ये आपका ढाल है। अब इस पदार्थ को, अगर ये ढाल है, ढाल के स्वरूप आएगा। अब ये पदार्थ पहले यहाँ था, इस जगह था, अब इस पदार्थ को क्या मिला है, फोर्स मिला है, किसी भी कारणवश ये ढाल की तरफ आ गया। तो ढाल के अनुरूप ये पदार्थ जैसे आएगा तो इस पदार्थ पर, इस क्षेत्र में एक बल उत्पन्न होता है जो इस पदार्थ को क्या करता है, गति प्रदान करता है। इस बल को हम बोलते हैं प्रतिबल। क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो ढाल के सहारे उत्पन्न सक्रिय बल जो होता है वो आपका क्या है, प्रतिबल है। कौन सा है, प्रतिबल है, जो एक क्षेत्र विशेष में क्या है, एक क्षेत्र विशेष में या इकाई विशेष में क्या है, उत्पन्न होता है। जैसे पदार्थ है, इस पदार्थ में, ये पदार्थ ढाल के पास आया तो इसमें बल उत्पन्न हो गया, तो इस पदार्थ में उत्पन्न बल को क्या बोलेंगे, प्रतिबल कहेंगे। उत्पन्न बल को क्या बोलेंगे, प्रतिबल कहेंगे। और ये ठोस पदार्थों में ये धक्का या तनाव के माध्यम से क्या करता है, गति करता है। अब जैसे ही पदार्थ है इस ढाल के सहारे आया तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ये प्रतिबल है। तो कौन सा प्रतिबल कहलाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल कहलाएगा। और ये गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल है, जब आगे आएगा तो ढाल के सहारे ये क्या करेगा, गति करेगा ये पदार्थ। तो इस ढाल के सहारे एक बल और उत्पन्न होता है, इस बल को हम बोलते हैं अपरूपण बल। कौन सा बल, अपरूपण बल, जो ढाल के सहारे इस ढाल के धरातलीय प्रतिरूप में क्या उत्पन्न होता है,
प्रतिबल इस पदार्थ में उत्पन्न होगा। ये पदार्थ में हो गया, ये ढाल के प्रतिरूप के ऊपर उत्पन्न हो गया, जो क्रमशः क्या करेगा, इस पदार्थ को इस धरातल से क्या करेगा, विलग करेगा। इसको विलगकारी बल भी कहते हैं। कौन से बल को? अपरूपण प्रतिबल को। अगर प्रतिबल ये कमजोर होता है, ये बल है प्रभावी होता है, तो इस पदार्थ को आगे जाने नहीं देगा। अगर ये बल कमजोर होता है, ये प्रभावी होता है, तो ये पदार्थ है वो आगे चला जाएगा। तो पहला बल आपके प्रेरक बल में गुरुत्वाकर्षण बल है, वो प्रभावी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा दूसरा बल है आणविक बल। कौन सा? आणविक बल। आणविक बल क्या करेगा? आप कहोगे आणविक बल का क्या मतलब आ गया? तो आणविक बल है वो आपके रेडियो एक्टिवता पे आधारित है, ताप पे आधारित है। किस पे आधारित है? ताप पे आधारित है। तो तापमान में परिवर्तन कर देता है, पदार्थ को पिघला देता है, और पदार्थ पिघल करके और क्या करता है? संचलित होता है। तो दूसरा बल कौन सा काम कर रहा है? आणविक बल। और तीसरा बल जो काम कर रहा है वो कर रहा है रासायनिक बल। कौन सा? केमिकल रासायनिक बल। अब रसायन में कौन है? जल मिल जाता है, और जल मिल करके और इन क्रमशः इन चट्टानों को विखंडित कर देता है और इनको बहा करके ले जाता है या इनको आगे संचलित कर देता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है। प्रेरक बल समझ में आ गया होगा। प्रेरक बल जो है गुरुत्वाकर्षण में एक तो है आपका प्रतिबल और एक है अपरूपण बल। प्रतिबल और अपरूपण सब में होता है। एक तो जैसे कोई वस्तु है जिसको मैं धक्का लगा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? प्रतिबल हो गया। मैं क्या हो गया? प्रतिबल हो गया, मैंने धक्का लगाया। अब इस वस्तु में क्या है? अपने आप ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है? उसमें एक नया बल उत्पन्न हो गया। वो बल क्या रहेगा? अपरूपण बल, जो ढाल के सहारे उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? ढाल के सहारे उत्पन्न होता है, जो उसको आगे से आगे वस्तु को भेजता रहता है। अब जो दूसरा है बृहदशरण। इस बृहदशरण में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो ढाल के सहारे नीचे आती है। यहाँ भी कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा है अपर्दन, जिसमें आपकी गतिज ऊर्जा उत्तरदायी है, क्योंकि अपर्दन है वो गतिशील है और ये अपक्ष है वो स्टैटिक है। अपक्ष क्या है? स्टैटिक है। स्वस्थानीय विखंडन क्या है? अपक्ष है। अब इन तीनों प्रक्रियाओं में आज हम अपक्ष के बारे में देख लेते हैं। अपक्ष क्या है, अपक्ष के कौन कौन से प्रकार हैं, तो देखते हैं। पहले ये समझ में आ गया होगा प्रक्रिया अपक्ष, बृहदशरण, अपर्दन, प्रेरक बल, गुरुत्वाकर्षण है, आणविक बल भी है, रासायनिक बल भी है, और बृहदशरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, और अपर्दन है वो गतिज ऊर्जा के माध्यम से संचालित होता है। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है? प्रश्न आ चुका है, आवरण को हटाना। आवरण को हटाना। अब हम बात करते हैं अपक्ष की। अब देखो, चाहे अपक्ष हो चाहे अपर्दन हो, कोई भी क्रियाएं हो, ये एक चीज और ध्यान रखना, जलवायु के आधार पर अलग अलग होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति के आधार पर गठित होती है। एक नहीं कि सभी क्षेत्रों में, चाहे शीत जलवायु है, चाहे उष्ण जलवायु है, चाहे शीतोष्ण जलवायु है, सभी क्षेत्रों में एक ही प्रकार से विक्रिया हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। ये उस जलवायु के आधार पर, वहां की भौतिक स्थिति के आधार पर क्या होती है? संचालित होती है। तो ये ध्यान रखना, कभी प्रश्न आ जाए, क्या अपक्ष की प्रक्रिया या अनाच्छादन की प्रक्रिया समस्त जलवायु क्षेत्रों में क्या एक ही स्वरूप से या एक ही तरीके से क्या होती है? उत्पन्न होती है क्या? तो एक ही तरीके से उत्पन्न नहीं होती है। उनमें उस जलवायु का क्या होता है? प्रभाव होता है। सब में क्या होता है? जलवायु का प्रभाव होता है। कहाँ ये बहुत तेज होती है और कहीं पर ये बहुत ही धीमी होती है। अब हम बात करें अपक्ष की। अब देखते हैं अपक्ष क्या होता है। अपक्ष या वैद्रिंग। अपक्ष या वैद्रिंग। अपक्ष क्या होता है? तो अपक्ष सामान्यतः परिभाषा हम देखें
तो स्वस्थाने विखंडन, स्वस्थाने विखंडन, एक बात ध्यान रखिए ना हमेशा, यानी अपने ही स्थान पर चट्टानों का विखंडन होना, वो क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। अब ये स्वस्थानीय विखंडन किन कारणों से होता है? तो अपने ही स्थान पर चट्टानें जब है भौतिक, अपने ही स्थान पर सेलें भौतिक व रासायनिक कारकों के कारण, एक तो कौन सा? भौतिक, और दूसरा कौन सा? रासायनिक कारकों के कारण जो चट्टानें हैं विखंडित विखंडित या विघटित, विखंडित या विघटित या वियोजित, वियोजित हो जाती है या टूट जाती है अपने स्थान पर, अपने स्थान पर भौतिक और रासायनिक कारकों से चट्टानें क्या होती है? विखंडित हो जाती है या विघटित हो जाती है या वियोजित हो जाती है या टूट जाती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब हमारे सामने बात आती है कि अपक्षय जो होता है वो कौन कौन से कारकों के माध्यम से होता है, यानी कौन कौन से कारक इस अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो ये समझ में आ गया, स्वस्थानीय विखंडन अपक्षय होता है। जो सेलें हैं अपने स्थान पर रासायनिक और भौतिक कारकों के कारण विघटित या वियोजित हो जाती है या टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। सॉरी मिटा दिया इसको, क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। अब अपक्षय कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले अपक्षय निर्भर करता है सेल संरचना व संगठन, सेल संरचना व सेल के संगठन पर। अगर कोई सेलें हैं वो रंध्र युक्त है, या तो क्या है? रंध्र युक्त है, या कोई सेल घुलनशील है, कोई सेल या तो रंध्र युक्त है या कोई सेल क्या है? घुलनशील है, या कोई सेल रंध्रयुक्त या घुलनशील या सेलों में दरारें हैं, तो वो सेलें जल्दी क्या होते हैं? अपक्षयित हो जाती है। और जो सेलें रंध्रयुक्त नहीं होती है उन सेलों में अपक्षय बहुत धीरे धीरे या नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे या नहीं होता है। या कोई सेलें हैं वो अगर ऊर्ध्वाधर रूप से, अगर ऊर्ध्वाधर रूप से जो सेलें हैं उनकी संरचना है, तो वहां पे अपक्षय कौन सा होगा? यांत्रिक होगा। कैसा होगा? यांत्रिक होगा या भौतिक होगा, यांत्रिक या भौतिक होगा। अगर कोई चट्टान या सेल है उनकी संरचना कैसी है? क्षैतिज है। कैसी है? क्षैतिज है। तो वहां पे जो अपक्षय होगा वो कैसा होगा? रासायनिक होगा। कैसा होगा? रासायनिक होगा। तो पहली बात ध्यान रखना कि सेलें हैं अगर रंध्रयुक्त है या घुलनशील है तो अपक्षय होगा, और जो रंध्रयुक्त घुलनशील नहीं है वह अपक्षय नगण्य होता है, न के बराबर होता है। कोई रेड गैस में हो जाए तो बात अलग है, चट्टानें किसी अन्य कारण से टूटे और टूटने के बाद में वो चट्टानें हैं वो विखंडित होकर गिरे तो वहां अपक्षय हो जाता है, लेकिन वहां नहीं होता, नगण्य होता है। लेकिन इन दोनों में अगर चट्टानें ऊर्ध्वाधर है तो यांत्रिक होगा, अगर क्षैतिज है तो क्या होगा? रासायनिक होगा। क्षैतिज है तो क्या होगा? रासायनिक होगा। इसके बाद दूसरा कारक है भूमिका ढाल। दूसरा कारक है भूमिका ढाल। अगर भूमिका ढाल मंद है, भूमिका ढाल मंद है या न्यून है तो अपक्षय नहीं होगा या अपक्षय कम होगा। अपक्षय क्रिया लंबी समय तक होने के बाद में ये गठित होगी।
और भूमि का ढाल है वो तीव्र है तो वहां अपक्ष क्या होगा, तीव्र गति से होगा और ज्यादा होगा, तीव्र या ज्यादा होगा। इसके बाद हम बात करें कि जलवायु की बात करें, तीसरी जलवायु की बात करें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु में देखें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु, अगर किसी क्षेत्र में उष्ण जलवायु है या आर्द्र जलवायु है तो उष्ण और आर्द्र जलवायु में यहाँ पे आर्द्रता में अपने जल मिलेगा, और जल क्या है, पृथ्वी का एकमात्र रसायन है, तो ये क्या करेगा, रासायनिक प्रक्रिया करेगा। तो उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में क्या मिलेगा, जल मिलेगा, और जल क्या करेगा, रासायनिक प्रक्रिया को गठित करेगा, और रासायनिक प्रक्रियाकरण यहाँ पे जो अपक्ष होगा वो कैसा होगा, रासायनिक अपक्ष होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपक्ष होगा। शीत प्रदेशों में नहीं होगा, शीत में नहीं होता है, कौन से होता है, उष्ण और आर्द्र में। और कोई पदार्थ, कोई क्षेत्र है वो शुष्क है, कैसा है, शुष्क है, और वह शुष्क क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय है या वहां आर्द्रता की कमी है तो वहां जो अपरदन होगा, सॉरी अपक्ष होगा, तो वो अपक्ष कैसा होगा, वो अपक्ष होगा भौतिक अपक्ष। ये पढ़ेंगे हम, रासायनिक क्या होता है, भौतिक क्या होता है, तो कौन सा अपक्ष होगा, भौतिक अपक्ष होगा। और जहां उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है वहां कौन सा होगा, रासायनिक अपक्ष है। तो अपक्ष को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु है, और जलवायु में कौन है, जल और शुष्कता और उष्णता। शीत प्रदेश जो है वहां अपक्ष की क्रिया कम होती है या नगण्य होती है, न के बराबर होती है। इसके अलावा हम बात करें वनस्पति के प्रभाव। अब देखो वनस्पति है वो अपक्ष में सहायक भी है तो अवरोधक भी है। अब सहायक तो कैसे हैं कि जो चट्टानें हैं उनमें पेड़ों के बॉन्ड होते हैं, पेड़ों की जड़ें चली जाती है। अब वो पेड़ जो है वो क्या है, जब मृत प्राय होते हैं तो ये जड़ें हैं वो क्या होती है, संकुचित होती है, और संकुचित होती है चट्टानों को क्या करती है, ये ढीला कर देती है, और चट्टानों के बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, चट्टानों में परस्पर दरारें आ जाती है, और ये अपक्ष का कारण बनती है, अपक्ष का कारण बनती है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक होती है, और जहां पर वनस्पति नहीं है वहां क्या होगा, सूर्य ताप मिलेगा, और सूर्य ताप क्या करेगा, उन चट्टानों में क्रमशः एक तो फैलाव करेगा, संकुचन करेगा, रात्रि में फैलाव और संकुचन से जो चट्टानें हैं वो टूटती है। ये जो अपक्ष है वो इस वनस्पति वाले क्षेत्रों की अपक्ष की तुलना में अधिक होता है, और वनस्पति वाले क्षेत्रों में अपक्ष वो धीमा होता है। तो दोनों बात ध्यान रखना कि वनस्पति का प्रभाव है अपक्ष गठित भी करता है तो बाधा भी है, ये धीरे धीरे गठित करेगा तो बाधा हो गया, और वैसे नहीं है तो क्या है, वो ज्यादा मात्रा में और बहुत जल्दी क्या होता है, अपक्ष होता है। तो ये कारक है जिनके कारण क्या है, अपक्ष गठित होता है। अब हम देखते हैं कि अपक्ष जो है मुख्यतः 3 प्रकार का है। हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि बहिर्जनित प्रक्रिया कौन सी है और बहिर्जनित प्रक्रियाओं में कौन कौन से बल जिम्मेदार है। इसके अलावा जो अपक्ष है वो क्या होता है, अपक्ष की जो क्रिया में कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। इसके अलावा हम एक देख लेते हैं, अपक्ष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो भौतिक अपक्ष, एक होता है रासायनिक अपक्ष, और एक होता है जैविक अपक्ष।
प्रकार का अपक्ष होता है। इन तीनों प्रकार के अपक्ष को हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे।